हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर के पहले वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। If the economy was in ruins, could the company be certain of its revenue income? Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. How was this to be done? After 2 decades of debate on the questions, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. By the terms of the settlement, the Rajas and Talukdars were recognized as zamindars. They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. The amount to be paid was fixed permanently. That is, it was not to be increased ever in future. It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the zamindar to invest in improving the land, since the revenue demanded of the state would not be increased. The zamindar would benefit from increased production from the लैंड। तो क्या हुआ कि अब जो कंपनी है, अब कंपनी एग्रीकल्चर को क्यों इम्प्रूव कराना चाहती थी। तो देखिए, तो अगर क्या हुआ कि यदि जो इकोनॉमिक है वो क्या रुइन हो गई, एकदम ख़त्म हो गई, और जो कंपनी है उसका जो रिवेन्यू इनकम है वो कम हो जाता है, तो क्या होता है कि जो मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स है वो क्या उन्होंने फील करा कि हम लोगों को लैंड पर इन्वेस्टमेंट करना भी क्या शुरू करना चाहिए और इनकरेज भी करना चाहिए कि हमें क्या इसमें इम्प्रूव करना है। तो फिर क्या हुआ कि इसे हम लोग डन कैसे करें, तो इसके लिए क्या हुआ, फिर कंपनी ने एक नया सेटलमेंट बनाया। उस सेटलमेंट का नाम था परमानेंट सेटलमेंट। कब आया? 1793 में कंपनी ने एक सेटलमेंट लाई कंपनी, उसका नाम रखा परमानेंट सेटलमेंट, जो कि रिलेटेड था किससे? एग्रीकल्चर थे। तो इसमें क्या था कि जो राजा और जो तालुकदार थे उनको जमींदार बना दिया, और जमींदार बनाने के बाद कहा कि तुम्हें क्या रेंट कलेक्ट करना है पीजेंट से, यानी कि जो पीजेंट किसान वगैरह लोग हैं जो कि काम करते हैं, इनसे रेंट लेना है, और वही रेंट रिवेन्यू किसे दे देना है? वही रेंट रिवेन्यू दे देना है जा करके किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो रिवेन्यू होगा वो क्या? वो फिक्स्ड रिवेन्यू होगा। तो इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें जमींदार और तालुकदार का क्या फ़ायदा, वो बढ़िया अपना राजा थे, राजा ही रहे एकदम, राजा में तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट है। तो उनको ऐसा इस तरीके से प्रॉफिट है क्योंकि देखिए जो अमाउंट है वो तो फिक्स है, जैसे कि उन लोगों ने पीजेंट से कलेक्ट किया। जैसे समझ लीजिए जो राजा है उनको ज़मींदार बना दिया, ज़मींदार क्या करेंगे, समझ लीजिए उन लोगों ने 10 लोगों से क्या पैसे मांगे, टैक्स मांगा, और वो पैसा जो आया वो पैसे आए 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये उन लोगों ने 10 लोगों से कलेक्ट करा। ठीक है, अब क्या है कि अब वो पैसा क्या कंपनी को देना है। अब कंपनी ने रेट फिक्स कर रखा है 50 रुपये, यानी कि 50 रुपये जितना भी 50 रुपये कंपनी को टैक्स पे करना है, तालुकदार और ज़मींदार को पीजेंट से कलेक्ट करके। तो पीजेंट्स ने तो ज़मींदार ने कितना कलेक्ट करा? ज़मींदार ने कलेक्ट करा 100 रुपये। तो वो लोग क्या 50 रुपये कंपनी को दे देंगे, और जो 50 रुपये बाकी बचा रहा वो अपने पास रख लेंगे। तो ऐसे ही क्या होता था कि ये जो 50 रुपये बचता था वो काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में जो रेंट है वो कलेक्ट करते थे, और उसका जो प्राइस होता था उसके हिसाब से कंपनी को दे देते थे जाके, और जो भी बचता था वो सब जो तालुकदार और जो राजा हैं वो अपने ऊपर खर्च करते थे। फिर क्या हुआ कि ऐसा कंपनी ने इसलिए करा क्योंकि क्या हुआ कि जो कंपनी है वो सोच रही थी कि उसे एक परमानेंट
सेटलमेंट चाहिए, एक उसको एक ऐसा सेटलमेंट मिल जाए जिसमें क्या होता है कि जो परमानेंटली उसको एक अमाउंट ऑफ मनी उसको हर महीने मिलती रहे, एक फिक्स्ड मनी मिलती रहे। तो जो क्या होगा कि जो अमाउंट है वो फिक्स्ड रहेगा। तो इससे क्या होगा कि तो जो अमाउंट है वो फिक्स रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो कंपनी है उसको एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने मिलता रहेगा, और इससे क्या होगा, कंपनी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द प्रॉब्लम। तो ये द प्रॉब्लम मतलब कि ये जो हमारा न्यू सिस्टम था, कौन सा, परमानेंट सेटलमेंट। तो इस परमानेंट सेटलमेंट में क्या दिक्कतें थी वो इस द प्रॉब्लम टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land. The revenue that had been fixed was so high that the zamindars found it difficult to pay. Anyone who failed to pay the revenue lost his zamindari. Numerous zamindaris were sold off at auction organized by the company. By the first decade of the 19th century, the situation changed. The prices in the market rose and cultivation slowly expanded. This meant an increase in the income of the zamindars, but no gain for the company, since it could not increase a revenue demand that had been fixed permanently. Even then, the zamindars did not have an interest in improving the land. Some had lost their lands in the earlier 8 years of the settlement. Others now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment. As long as the zamindars could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land. तो क्या होता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट जब आता है तो ये क्या प्रॉब्लम को क्रिएट करने लगता है। कैसे, जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या ये डिस्कवर करा, खोज करा कि जो ज़मींदार लोग जो थे ना वो सब इसमें लैंड में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे थे ताकि जो लैंड वो इम्प्रूव हो सके। क्योंकि जो रिवेन्यू था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, और जो ज़मींदार थे उनको क्या डिफ़िकल्टी हो रही थी ये सब पे करने में। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ज़मींदार ने क्या 100 रुपये पीजेंट से रेंट लिया और 50 रुपये दे दिया। तो 50 रुपये जो बचा वो उनको वो उनका प्रॉफिट वो अपने में खर्च करे। तो वैसा बताएं कि तो उनका जो जैसे ज़मींदार ने 100 रुपये रेंट लिया, उनके पास 100 रुपये टोटल आया, तो जो कंपनी उनका 50 रुपये नहीं, कंपनी का है इतना ज़्यादा, समझ लीजिए जैसे 90 रुपीज़, यानी कि कंपनी 100 रुपये में से 90 रुपये तो खुद ही ले रही है, और जो 10 रुपये है वो ताल्लुकदार और राजास के लिए बच रहा है, उन जमींदार के लिए बच रहा है। तो ये जो चीज़ थी ये जो जमींदार है ये सब इनमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे। और फिर कंपनी क्या कहती है, अगर आपको अपना प्रॉफिट शेयर बढ़ाना है तो आप ये जो लैंड है इनको इम्प्रूव करें। अगर लैंड इम्प्रूव करेंगे तो जो पीसेंट्स है वो ज़्यादा खेती कर पाएंगे, तो ज़्यादा रेंट दे पाएंगे, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा रेंट वो नहीं दे पाएंगे। तो अभी जैसे कि ज़मींदार को 10 रुपये बच रहा है तो तब 15 रुपये बच जाएगा, 20 रुपये बच जाएगा। लेकिन 15 रुपये 20 रुपये ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन रियल में जितना भी होता है उतना भी अमाउंट इन ताल्लुकदार और राजास के लिए, या हम लोग ज़मींदार बोले तो इनके लिए एक्सेप्टेबल और इतना भी ज़्यादा इनके लिए काम और उनके लिए सफिशिएंट नहीं था जितना उनके पास पहले था। तो ये पैसा उनके ऊपर सफिशिएंट नहीं था। और जो ज़मींदार लोग थे उनको जितना रेंट मिल रहा था, जितना रेंट वो कलेक्ट कर रहे थे, वो रेंट उनको कंपनी को देने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। कैसे डिफ़िकल्टी हो रही थी, अब जैसे कि
कंपनी जैसे उनको रेंट मिल गया समझो 95 रुपीज़, और 90 रुपीज़ तो क्या कंपनी ले जाएगी, तो 5 रुपीज़ खाली ज़मींदार के लिए बच रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ज़मींदार को ही अपनी तरफ से थोड़ा पैसा ऐड करके क्या कंपनी को रेंट देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि जो रेंट का था वो तो फिक्स्ड अमाउंट था, वो काफ़ी ज़्यादा था। और क्या होता है कि अमाउंट ज़्यादा था और जो रेंट थे वो क्या बहुत ही कम देते थे लोग। क्यों? क्योंकि उनकी ज़मीन फर्टाइल नहीं थी। फर्टाइल ना होने के कारण, और एक तो पीजेंट्स थे। अब क्या होता था कि जो उनकी जैसे कोई फार्मर है, पीजेंट्स है, वो क्या कुछ भी अपनी ज़मीन में उगा रहा है और उसको उगाने के बाद क्या उसे बेच रहा है, तो वो किसे बेच रहा है? तो उसे कौन खरीद रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद रही है। और कंपनी क्या कर रही है? बहुत ही ज़्यादा चीप रेट में खरीद रही है। जैसा कि हम लोगों ने अभी इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ट्रेड टू टेरिटरी में, तो उसमें क्या था कि जो कंपनी आई यहाँ पर इसलिए थी, ईस्ट में इसीलिए आई थी ताकि क्या यहाँ पे आएगी, हाँ, और लो प्राइस में खरीदेगी और वहाँ जा कर के यूरोप जा कर के क्या एकदम हाई प्राइस में बेच देगी। तो जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो यहाँ से पता है बहुत ही ज़्यादा सस्ता आइटम खरीदते थे। मतलब कि आइटम एक खरीदते थे, बहुत ही ज़्यादा लोअर प्राइस में खरीदते थे, जिसके कारण जो पीजेंट्स होते थे उनको काफ़ी कम पैसा मिलता था। अब जैसे उन्होंने एक चीज़ बेची, उनको कंपनी ने कितने रुपए दिए? 10 रुपए दिए। अब 10 रुपए में ही उन्हें क्या 5 रुपए क्या ज़मींदार को दे देना एज आ रेंट, और वही रेंट एज आ रेवेन्यू वो लोग कंपनी को दे देंगे। तो उसमें क्या जो पीजेंट्स है उनको कुछ नहीं बचता था, तो वो कुछ बहुत ही ना के बराबर अमाउंट ही क्या ज़मींदार को देते थे। तो जो पैसा था, जैसे उन्होंने 90 रुपए मांगा तो उनको क्या कभी कभी 85 रुपीज़ का ही कलेक्शन हो पाता था। तो जो 5 रुपीज़ है वो क्या ज़मींदार को अपने तरफ से ही देना पड़ता था। तो इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं था किसमें, इस परमानेंट सेटलमेंट में। किसके लिए? ज़मींदार के लिए, और पीजेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ कि जो फर्स्ट 19th सेंचुरी में जो डिकेड हुई, इसमें क्या हुआ कि जो लोग भी जो ऐसा मतलब कि जैसे कोई राजा तालुकदार को बना दिया ज़मींदार एक जगह का, और अगर ये जो पैसे है, ये जो टैक्स है, ये अगर वो पैसे टैक्स नहीं दे पाया, नहीं कंपनी को भेज पाया, तो क्या होगा कि उसकी जो ज़मींदारी थी वो क्या उससे छीन ली जाएगी और किसी और को दे दी जाएगी। और आप लोगों ने सुना होगा कि घर को ऑक्शन में लेते हैं। जैसे एक आदमी आया, उसने बोला 10 करोड़, दूसरा बोलेगा 20 करोड़, तीसरा बोलेगा 30 करोड़। तो ऐसे क्या ऑक्शंस होते हैं, इतने महंगे महंगे ऑक्शन, काश मैं भी नहीं पता, तो छोड़ो। तो जो ऑक्शन में होता है, तो वैसे ही क्या कई सारी पेंटिंग्स का आप लोगों ने टीवी पिक्चर्स में देखा होगा, तो वैसे ही ज़मींदारी का भी क्या ऑक्शन होता था। जो कंपनीज के ऑफिशियल लोग होते थे वो क्या ज़मींदारी को ऐसे ऑक्शंस में बेचते थे। कहते कितने रुपए, कहता कोई कहता 10 रुपए, कोई कहता 20, कोई कहता 30 रुपए, कोई कहता 100, 200, 300, ऐसे कर करके जो हाईएस्ट अमाउंट लगाता उसको क्या ज़मींदारी मिल जाती। तो ऐसे क्या उनको क्या किसे उनकी ज़मींदारी ऑक्शन में आ गई। तो कंपनी ने ये सोचा कि ऑक्शन में जब उनकी ज़मींदारी जाएगी तो उनकी थोड़ी बेइज्जती होगी, उनको डिसरिस्पेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले राजा थे, तालुकदार से, फिर उनको ऐसे उनकी जो पोस्ट है वैसे ऑक्शन में उड़ाया जा रहा है। तो क्या उनको सोचेंगे, फिर भी क्या वो ऑक्शन लैंड को इम्प्रूव करेंगे और पैसा ज़्यादा दे पाएंगे। अब क्या होगा कि अगर लैंड इम्प्रूव हो जाएगी और पैसा ज़्यादा होगा तो कंपनी वाले इतने चालाक हैं जो अपना फिक्स्ड रेट है उसे और बढ़ा देंगे। तो इसलिए भी हो सकता है कि वो लोग ऐसा कह रहे हो कि इम्प्रूव करे अपनी लैंड। फिर दूसरा क्या है कि फिर भी क्या होता था कि जो ज़मींदार थे वो क्या इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे ये जो लैंड है इनको इम्प्रूव करने के लिए। फिर क्या हुआ कि इसमें क्या बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। ऑन द अदर हैंड इन द विलेजेस द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। द रेंट ही पेड टू द जमींदार वॉज हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर।
To pay the rent, he had to often take a loan from the moneylender, and when he failed to pay, the rent was evicted from the land he had cultivated for generations. तो क्या होता था कि जो विलेज में भी इसका बहुत ही ज़्यादा क्या प्रभाव पड़ा. ये जो सिस्टम था ये बहुत ही ज़्यादा ऑपरेसिव, एक्सट्रीमली ऑपरेसिव था. तो क्या होता था कि जो रेंट होता था जो कि पीजेंट्स को देना पड़ता था, तो वो क्या बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके क्या अपनी लैंड से निकालते थे और फिर क्या बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पैसा कमाते थे. और जो रेंट देते थे तो क्या सोचते होंगे कि चलो मेरी लैंड तो बची रहेगी, लेकिन तब भी उनकी क्या लैंड इनसिक्योर थी कि कभी भी छीनी जा सकती है. उनकी खुद की लैंड उनसे कभी भी छीनी जा सकती है. वो क्या इनसिक्योर ही रहते थे. तो कभी कभी क्या होता था कि पीजेंट्स के पास पैसे ही नहीं रहते थे ये उनको लोन देने के लिए. तो क्या होता था, रेंट देने के लिए तो क्या करते थे, वो पैसे उधार लेते थे किनसे, मनी लैंडर से. और अगर मनी लैंडर को वो फेल हो जाते पैसा देने से, तो जो पीजेंट्स की जो भी ज़मीन होती है, लैंड होती है, जो कि वो जनरेशन्स थे, उनके दादा परदादा, उनके फूफा के लड़के, बुआ के लड़के जो खेती कर रहे होते, जनरेशन उनकी बाबा परदादा परदादा के दादा, उन दादा के परदादा, वो सारे दादाओं की जो ज़मीन है वो सब एविक्ट यानी कि वो मनी लैंडर के पास चली जाती थी. तो ये जो प्रॉब्लम थी ये बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम थी. किसके साथ, परमानेंट सेटलमेंट के साथ, जो कि 1793 में आया और इसकी वजह से ये सेटलमेंट फेल हो गया. तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस. तो इससे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज की इस वीडियो में इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.